मिडिल ईस्ट में हालात फिर से विस्फोटक होने की संभावना बन रही है। एक तरफ मिसाइल हमले तो दूसरी तरफ समुद्र में युद्ध की तैयारी। ईरान ने यूएई और ओमान पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। अब इजराइल को भी संभावित खतरे के घेरे में लाया जा रहा है। इसी बीच अमेरिका ने होर्मुज में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। हालात और भी ज्यादा गंभीर हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या दुनिया बजाय शांति के संघर्ष की ओर बढ़ रही है? पूरे घटनाक्रम पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और बंगाल में जीत के बाद अब शाह की गाड़ी का स्टीयरिंग घूम गया है पंजाब की तरफ। सियासत का एक और इम्तिहान पंजाब में होना बाकी है। क्या बीजेपी इस बार इतिहास बदल पाएगी या फिर पंजाब चौंकाएगा? पूरे सियासी दांवपेच पर पंजाब की रणनीति क्या होगी, इस पर भी करेंगे बात। और जो चुनावी नतीजे आए हैं उससे कांग्रेस खुश क्यों नजर आ रही है? कांग्रेस के लिए चुनावी नतीजे एक अलग ही सियासी तस्वीर बना रहे हैं। केजरीवाल, तेजस्वी यादव, नवीन पटनायक और अब ममता बनर्जी जैसे बड़े चेहरों को झटका लगा है। क्या इस पूरे खेल में कांग्रेस के भीतर कहीं एक उम्मीद दिख रही है? कई राज्यों में बदलते समीकरण कांग्रेस की रणनीति को एक नई दिशा दे सकते हैं। असली वजह क्या है और कांग्रेस इसे कैसे भुना सकती है, विस्तार से आज समझेंगे। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। ईरान ने सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात और ओमान की राजधानियों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। मिडिल ईस्ट की धरती एक बार फिर बारूद के ढेर पर आ खड़ी हुई है। एक तरफ मिसाइलों की धमक है तो दूसरी तरफ युद्ध के काले मंडराते बादल। माना जा रहा है ये सिर्फ एक शुरुआत है और आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। वॉर विश्लेषकों के बीच चर्चा इस बात की है कि ईरान का अगला निशाना इजराइल हो सकता है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका ने होर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत अमेरिका ने अपने 2 विध्वंसक जहाज फारस की खाड़ी में भेजे। ट्रंप प्रशासन का उद्देश्य है इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए सुरक्षित और खुला रखना। इसके साथ ही अमेरिका ने युद्ध विराम का उपयोग करते हुए विशाल नौसैनिक, हवाई और जमीनी सेना की तैनाती भी कर दी है। अमेरिकी नेवी के जहाज अब ईरानी तट के पास गश्त कर रहे हैं और किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और टोही विमान लगातार निगरानी कर रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो अमेरिकी सेना ने हाल ही में ईरान के 6 स्पीड बोट्स को भी नष्ट किया है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव भी बढ़ गया। ईरान को सबसे बड़ा डर होर्मुज स्ट्रेट को लेकर है। माना जा रहा है कि अगर अमेरिका इस समुद्री रास्ते को आंशिक रूप से भी खोलने में सफल हो जाता है तो ईरान की रणनीतिक ताकत कमजोर पड़ जाएगी। इससे उसकी बातचीत में मोलभाव करने की जो क्षमता थी वो भी खत्म हो जाएगी और शासन पर दबाव बढ़ जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इसी कारण ईरान ने खाड़ी देशों पर पहले हमला करने का फैसला लिया। सबसे पहले यूएई को निशाना बनाया क्योंकि वो खाड़ी देशों में ईरान के विरोध का नेतृत्व करता है। यूएई के तेल के ठिकाने, बंदरगाह ईरान के संभावित लक्ष्य माने जा रहे हैं। हालांकि यूएई में अमेरिका और इजराइल द्वारा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है, जिनमें आयरन डोम और आयरन बीम जैसी तकनीक भी शामिल है। बावजूद इसके तेल उद्योग अभी भी खतरे की जद में ही है। ओमान और यूएई पर हुए हमलों के बाद अब इजराइल की चिंता बढ़ गई है। इजरायली विश्लेषकों का मानना है कि ये हमला सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में ईरान और भी कड़े कदम उठा सकता है। पूरा मिडिल ईस्ट इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी युद्ध की आग भड़का सकती है। अब सबकी नजर इसी बात पर है कि क्या ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ेगा, हालात कैसे काबू में आएंगे। और इधर बंगाल की जीत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है, लेकिन अब असली अग्नि परीक्षा पंजाब में होना बाकी है। बीजेपी के लिए अभेद किला रहा है पंजाब। इसे फतह करने के लिए सियासत के सारे दांवपेच यहां बीजेपी चलाएगी। 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, जिसके लिए पूरी ताकत से रणनीति बनाने में बीजेपी के दिग्गज जुट चुके हैं। बंगाल में मिली बड़ी जीत ने बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ाया है, हौसला बढ़ाया है और अब वही मॉडल पंजाब में लागू करने की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने का सपना तो पूरा कर लिया। 4 मई को आए चुनाव के परिणाम बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिला गए। पार्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राजनीति में कभी कभी धैर्य भी रखना पड़ता है। 15 साल के इंतजार के बाद बंगाल में पहली बार कमल खिला, बीजेपी की सरकार बनी। अब पंजाब के लिए रणनीति पर काम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ चुनौती बड़ी होगी।
पंजाब ज्यादातर समय गठबंधन में जूनियर पार्टनर्स के रूप में बीजेपी सत्ता में रही है, लेकिन अब बीजेपी ने ठान लिया है कि इस बार वो पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी। पार्टी ने दूसरे राज्यों के कई नेताओं को पंजाब में एक्टिव कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री पिछले कई महीनों से यहाँ काम कर रहे हैं। संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने का काम किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर पकड़ बनाने की कोशिश की जा रही है। लोगों से बातचीत हो रही है, उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को भी अपने पक्ष में लाने की कोशिश की जा रही है। अब बात उन मुद्दों की जिनके सहारे बीजेपी पंजाब में चुनावी जमीन तैयार कर रही है। एक बार इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जिस तरह से बंगाल में अवैध घुसपैठ का मुद्दा उठाया गया था, उसी तरह से पंजाब में सीमा सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है। पाकिस्तान से लगती सीमा के कारण यहाँ नशे और हथियारों की तस्करी लंबे समय से चिंता का विषय बनी हुई है और बीजेपी इसे लेकर राज्य सरकार पर लगातार हमलावर है। पंजाब में नशा एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद पहले पंजाब से नशा खत्म करने का वादा किया था। हालांकि सरकार बनने के बाद पंजाब सरकार को नशे के खिलाफ लड़ाई में कोई सफलता नहीं मिली। उल्टा उनके सीएम भगवंत मान कई बार विधानसभा में शराब पीकर खुद पहुंच जाते हैं। दरअसल पंजाब में सबसे बड़ी समस्या नशे में डूबे युवाओं की है। दूसरे नंबर पर है आतंकवाद का मुद्दा, क्योंकि पंजाब की बॉर्डर पाकिस्तान से लगती है। बीजेपी इन मुद्दे को उठाकर महिला वोटर्स को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करेगी। कानून व्यवस्था को लेकर भी पंजाब सरकार अक्सर घेरे में रहती है। गैंगस्टर गतिविधियों और अपराध की घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता है। बीजेपी हरियाणा मॉडल का उदाहरण देकर दावा कर सकती है कि पंजाब में कानून व्यवस्था को बेहतर बना जाएगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार और कटमनी का आरोप, ये सबसे बड़े आरोप हैं और जो राजनीतिक माहौल को पंजाब में गरमा सकते हैं। पंजाब सरकार के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इसके साथ ही कई विधायकों पर भी सरकारी ठेकों में कट मनी लेने के आरोप हैं। पंजाब के अमृतसर में एक अधिकारी ने आत्महत्या कर ली थी। आरोप लगाया था कि उन पर पसंद के व्यक्ति को ठेका दिलाने के लिए दबाव बनाया गया था। बीजेपी इन्हीं मुद्दों को बड़ा चुनावी हथियार बनाने की तैयारी कर रही है। वहीं गठबंधन को लेकर भी सियासी हलचल जारी है। पहले संकेत थे कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब शिरोमणि अकाली दल के साथ फिर से गठबंधन पर विचार हो रहा है। 2017 तक दोनों साथ में सरकार में थे, अब एक बार फिर समीकरण बन रहे हैं। कुल मिलाकर बंगाल की जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और पंजाब में नई रणनीति की तैयारी के साथ जोश में है। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार पंजाब का अभेद किला टूटेगा या फिर सियासत पर कोई और नया खेल खेला जाएगा। और इधर हार में भी जीत, जीत में भी सियासत। अगर कोई देख रहा है तो वो है कांग्रेस। 5 राज्यों के नतीजे के बाद बड़े क्षेत्रीय चेहरे हार रहे हैं तो कांग्रेस मुस्कुरा रही है। चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए, नतीजे आए, भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल गई। सबसे ज्यादा खुशी भले ही बीजेपी के खेमे में देखने को मिल रही हो, लेकिन कांग्रेस के लिए भी नतीजे बेहद राहत देने वाले साबित हो रहे हैं। केरल में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है। पश्चिम बंगाल में इस बार वो खाता खोलने में कामयाब रही, लेकिन कांग्रेस की असली खुशी की वजह कुछ और ही है। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक जैसे मजबूत क्षेत्रीय नेताओं की हार कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका बनकर आई है। पिछले कुछ सालों में इन क्षेत्रीय दलों के उभार ने कांग्रेस की जमीन कमजोर कर दी थी। जैसे जैसे क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्य में मजबूत होते गए, वैसे वैसे कांग्रेस कमजोर होती चली गई। कई राज्यों में लड़ाई सीधे बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच सिमट गई, जिससे कांग्रेस हाशिए पर चली गई। दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कभी यहाँ कांग्रेस की मजबूत सरकार हुआ करती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद कांग्रेस लगभग खत्म हो गई। पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की हार कांग्रेस के लिए एक मौके के तौर पर देखी जा रही है। 2025 के चुनाव में कई जगह कांग्रेस के वोटों ने आपको नुकसान पहुंचाया, जिससे बीजेपी को फायदा मिला। ओडिशा में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। 25 साल तक सत्ता में रहे नवीन पटनायक के सामने कांग्रेस कमजोर पड़ती रही, लेकिन अब उनकी हार के बाद कांग्रेस को उम्मीद है कि राज्य में फिर से वो अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। पार्टी को लगता है कि अगर मुकाबला सीधा बीजेपी से होगा तो फायदा कांग्रेस को ही होगा। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से दूर रही है। ममता बनर्जी के उदय के बाद कांग्रेस की स्थिति और ज्यादा कमजोर हो गई, लेकिन अब
बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस को लग रहा है टीएमसी कमजोर पड़ेगी और उस खाली जगह को भरा जा सकता है और उसे भरने के लिए कांग्रेस होगी। हालांकि सिर्फ रास्ता साफ होने से कांग्रेस की राह आसान नहीं होगी। जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल कमजोर हुए हैं वहां बीजेपी पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। ऐसे में कांग्रेस को खुद को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करनी होगी। दिल्ली में आप की हार के बावजूद वही मुख्य विपक्षी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अभी भी समाजवादी पार्टी के पीछे ही चल रही है। वहीं तेलंगाना और केरल की बात करें तो इन राज्यों में कांग्रेस ने अपनी मेहनत के दम पर जीत हासिल की है। अब पंजाब, बिहार, बंगाल और ओडिशा, ये राज्यों में कांग्रेस के पास मौका है। संगठन को मजबूत करना होगा, खुद को एक मजबूत विपक्ष के रूप में लाना होगा। अगर कांग्रेस इन राज्यों में अपनी स्थिति सुधारने में सफल होती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सीधी टक्कर दे सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो सियासत का वो खेल है ये जहां हार किसी की हो, फायदा किसी और का होता है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस मौके को कितना भुना पाती है और क्या फिर से राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मजबूत वापसी कर पाती है। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।